नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी चर्चा का विषय है बलाघूर्ण। मैं आपका दोस्त आनंद सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस पॉलिटेक्निक की स्पेशल क्लास में, जिसमें हम बलाघूर्ण के सारे न्यूमेरिकल्स पर चर्चा अच्छे से करेंगे। बलाघूर्ण क्या है? तो जवाब है किसी भी जगह पर घुमाव की प्रवृत्ति पैदा करना ही क्या है, बलाघूर्ण का कार्य है। ये चाहे घुमाव पैदा करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से अगर रोटेशन हो रहा है जैसे दरवाजा ही आपका, उस दरवाजे में कब्जा लगा होता है, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। और इस कब्जे पर, इस किनारे पर अगर हम बल लगाएं तो दरवाजा अंदर की तरफ, और इधर लगाते हैं तो क्या, बाहर की तरफ। लेकिन ये खुलते समय ऐसे या ऐसे मोशन करता है, तो ये घुमाव की प्रवृत्ति पैदा करता है। इसी प्रकार अगर हम कोई बेना ले लें, गांव में बहुत लोग कम शायद जानते हो, लेकिन गांव में जब लाइट कटती है तो ये बेना होता है जिसको हम ऐसे या ऐसे हाँकते हैं। तो ये हाँकने पर या तो इधर या तो इधर, दो तरीके से रोटेट करता है। ऐसे ही पंखा भी हमारा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ऐसे हर जगह पर बल आघूर्ण हमारा कार्य करता है। अब इसका मान कितना होता है? तो जवाब होता है जिस बिंदु के परितः, जैसे यहां पर हम बल लगा रहे हैं तो हम बात करेंगे सर जी इस बिंदु के परितः, तो ये बिंदु हमारा ये हो गया। यहां पर अगर बात करें तो ये हमारा वो बिंदु हो गया, ये हमारा बल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो जवाब ये है कि अगर किसी भी बिंदु के परितः आपसे आघूर्ण पूछा जाए तो जवाब होगा सर इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान होगा बल गुणे उस बिंदु की इस बल से लंबवत दूरी, यानी कि टाउ बराबर, इसे टाउ से दर्शा रहे हैं या दर्शाते हैं, एफ इंटू आर हो जाता है हमारा, ठीक है। अब यहां पर एक मामला मैंने बोला कि क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो आइए इस पर थोड़ा गौर कर लीजिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक को थोड़ा सा समझ लें। अगर हमारे पास एक बल आघूर्ण है, सॉरी, बल आघूर्ण कहीं हो रहा है और मैंने मान लिया ये बल एफ है, ये क्रिया रेखा ओ रही हमारी, तो यहां पर इस बल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर कर बना रहा हूं, जानबूझकर थोड़ा समझाने के नियत से, इस तरीके से। अब ये बताइए किधर आएगा? तो जवाब होगा सर ये नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ आने का मतलब इसका रोटेशन कैसा होगा? तो जवाब होगा सर दक्षिणावर्त होगा। दक्षिणावर्त आघूर्ण को हम लोग जनरली निगेटिव लेते हैं, इसलिए अगर यहाँ पर टाउ पूछा जाए तो जवाब होगा सर एफ इंटू आर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर बल हमारा O है और हमने क्या किया, सॉरी, हमारी क्रिया रेखा O है और हमने बल लगा दिया ऊपर की तरफ, तो फिर मैं समझाने के नियत से केवल थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। अब देखिएगा ये रोटेशन किधर करेगा, तो कहेंगे सर जी ये वामावर्त दिशा में करेगा, इसलिए इसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पर टाउ बोलें तो कहेंगे सर जी एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस। हम वामावर्त आघूर्ण को प्लस और दक्षिणावर्त को ऋण के रूप में लेते हैं। अब अगर किसी भी पिंड का संतुलन की बात की जाए तो संतुलन में कब रह सकता है? पता चला मैं इधर घुमा रहा हूं, आप इधर घुमा रहे हो और दोनों बराबर हों, तो उस स्थिति में हम बिल्कुल बीचों बीच में स्थिर रह जाएंगे। तो संतुलन की अवस्था में अगर किसी पिंड पर बहुत सारा बल लगा हुआ है, आइए जरा इसको समझ लें। इस तरीके से बहुत सारा बल हमारा लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और हमें इस बिंदु के परितः आघूर्ण लेना है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि सर ये सारे जो इस पॉइंट O के परितः अगर मैं ले रहा हूं आघूर्ण, ये सारे बल F1, F2 और F3 इस पूरे सिस्टम को किधर लाना चाहते हैं? नीचे की तरफ, यानी कि ये इनका नियत है दक्षिणावर्त, और ये किधर लाना चाह रहे हैं इस O को? अगर O के हाथ यहां लगा लें तब आप समझ जाएंगे आराम से किधर लाना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ लाना चाह रहे हैं। तो इनका घुमाव दक्षिणावर्त, इनका घुमाव वामावर्त, और अगर संतुलन है तो दोनों के मान आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है, ठीक है, और ये वाली क्या है हमारी F4 बल है, यहाँ पर R4 है, यहाँ पर हमारा R5 है, यहाँ पर F5 लगा हुआ है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सर इधर वाला यानी कि दक्षिणावर्त आघूर्ण हम F1 गुणे R1 माइनस साइन के साथ, दूसरा F2 गुणे R2, तीसरा देखिएगा F3 गुणे R3, लेकिन यहां माइनस साइन लगा दिया हमने, फिर बराबर लगाया, कहा ये सब इधर घुमाएगा और ये वाला किधर घुमाएगा, इधर। तो ये प्लस लगाया हमने और कहा सर जी ये हो जाएगा आपका F4 R4, और क्या हो जाएगा आपका F5 R5। इसे पॉजिटिव के लिए क्योंकि ये वामावर्त आघूर्ण है। इन सबका सम 0 आना चाहिए सर, 0 आएगा तभी संतुलन होगा। अब यहीं से अगर ये सारी सिस्टम उठाकर हम उस तरफ भेज देते हैं तो हमें आराम से मिल जाएगा F4 R4 F5 R5 बराबर क्या हो जाएगा, F1 R1 प्लस F2 R2 प्लस F3 R3, ठीक है। यानी कि वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण। क्या निकल कर आया? वामावर्त आघूर्ण, ठीक है,
और उधर क्या लिख दिया हमने, दक्षिणावर्त आघूर्ण। ठीक है, संतुलन की अवस्था में इन दोनों के मान आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब इसी पर चर्चा आगे करेंगे हम। ये समांतर बल भी हमारे पास आते हैं जो किसी डंडे पर काम कर कर वहां दोनों आघूर्णों को उत्पन्न करते हैं। तो पैरेलल फोर्सेस यानी कि समांतर बल, आइए ध्यान दे जरा। पैरेलल फोर्सेस में सबसे पहले होता है समदिश। ठीक है, सबसे पहला समदिश समांतर बल, यही सेम हेडिंग यहां पर, समदिश समांतर बल। अगर दो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, दो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, उस स्थिति में हम लोग उसको समदिश समांतर बल कहते हैं। इधर देखिए जरा, एक डंडा लिया, इसी दिशा में हमने P लगाया, इसी दिशा में Q। मेरी बनावट में भी थोड़ा सा झाम है, मैंने बनाया है जो, उस पर थोड़ा गौर करिएगा। एक बड़ा एक छोटा, यानी कि ये बल बड़ा है या ये भार बड़ा है, वो भार कम है। अब जो परिणामी होता है वो सदैव बड़े बल के पास होता है। ये भी मैं नोट्स के रूप में लिखूंगा न्यूमेरिकल लगाने के पहले, फिर आपको बहुत आसान लगेगा। तो बड़े बल के निकट होता है, और कितना होगा, तो मान लेते हैं सर ये बड़ा बल हुआ, इसी के निकट से यहाँ परिणामी काम करेगा हमारा। ठीक है, और इस परिणामी बल का मान कितना होगा, कहेंगे सर जी दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी का मान ऑब्वियस है, दोनों बलों का क्या होगा, जोड़ होगा। अब इसे हम अगर A कह दें, इसे B कह दें, इसे O कह दें, तो आप देख सकते हैं ये घुमाव पैदा कर रहा है दक्षिणावर्त, और ये घुमाव पैदा कर रहा है O का वामावर्त। तो O के परितः आघूर्ण, O के परितः आघूर्ण अगर कोई पूछे, वो भी संतुलन की बात हो रही, बार बार मैं कहूंगा संतुलन की अवस्था में, संतुलन में क्या होगा, कहेंगे सर दोनों घुमाव आपस में क्या होंगे, बराबर। तो उधर वाला घुमाव पहले बताइए, कहेंगे सर जी Q है, और दूरी कितनी है, लंबवत दूरी कितनी है यहाँ पर, OB, तो Q इंटू OB। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे सर जी P है, P इंटू OA, तो P इंटू OA आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी की सहायता से हमारा समाधान आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस होता हमारा प्रतिदिश समांतर बल, प्रतिदिश समांतर बल। ठीक है, अब प्रतिदिश समांतर बल पर चर्चा करें तो यहां देखिएगा एकदम से सिंपल सी बात है, एक बल आप ऊपर की तरफ लगा दीजिए, ठीक है, और एक बल किधर लगा दीजिए, नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो ये नीचे वाला मैंने बड़ा बनाया है, इसलिए परिणामी बड़े बल की दिशा में होगा और बड़े बल के पास होगा, ऐसे। ठीक है, और साइज में दोनों से ही कुछ 19-20 से होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। यहाँ पर परिणामी R जो आएगा वो आ जाएगा P माइनस Q। ठीक है, क्यों, दोनों ही बल एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। अब फिर यहाँ O के परितः अगर आघूर्ण लेना है तो O से पहले बल की दूरी, O से दूसरे की। और ध्यान दीजिएगा ये O को किधर घुमा रहा है, अगर मैं पूछूं इस O पॉइंट को किधर घुमाएगा, तो कहेंगे सर जी नीचे की तरफ, यानी कि वामावर्त। और अगर इसको पूछे किधर घुमाएंगे, तो कहेंगे सर जी ये O को किधर घुमा रहा है, दक्षिणावर्त। तो इसलिए हम कह सकते हैं आपका ये है Q इंटू, अगर यहाँ B लगा दे तो कह देंगे Q इंटू OB, और बराबर P इंटू, अगर यहाँ A लिख दें तो कह सकते हैं OA। इन दोनों की सहायता से कोई भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यही जो आपने समांतर बल पढ़ा, इसी से हम बल युग्म आघूर्ण भी समझ सकते हैं। वो क्या है, आइए समझिए जरा, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप समदिश तो नहीं बल्कि प्रतिदिश, प्रतिदिश बल लें, दिशाएं दोनों की विपरीत हो, लेकिन इन दोनों बलों का मान अगर क्या हो, हमारा समान हो, इन दोनों बलों का मान हमारा क्या हो, समान हो, तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है, बल युग्म कहलाता है। ऐसा जो भी युग्म होगा वो कोई ना कोई प्रकार का घुमाव पैदा करेगा, या तो पूरा का पूरा कंप्लीटली दक्षिणावर्त या वामावर्त। अब इसको मैं थोड़ा टिल्टेड बना लूं तो आप समझ जाएंगे आराम से कि सर इसका प्रयत्न क्या है। तो जवाब होगा सर ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। तो टोटल रोटेशन क्या आ रहा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो कह रहा है सर ये वामावर्त घुमाव देगा और इसीलिए पॉजिटिव होगा। इधर वाला ये जरा इसको भी मैं टिल्टेड बना लूं इस तरीके से, तो क्या कहूंगा सर ये घुमाव कैसे पैदा करेगा, ऐसे, ये ऐसे, यानी कि इस तरीके से ये रोटेशन पैदा करेगा। जब ये रोटेशन ऐसे पैदा करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन इसका हुआ दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त के केस में हम कैसा लेते हैं, साइन नेगेटिव। पर बलयुग्म आघूर्ण के केस में टाउ का मान क्या होता है, कोई भी एक बल यानी कि F इंटू इनके बीच की जो भी दूरी हो, अगर R है तो R लिखिए। इसी तरीके से यहां भी टाउ बराबर पॉजिटिव साइन के साथ,
एक बल F और दूसरा इनके बीच की दूरी R लिया, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस F इंटू R। इस तरीके से हो सकता है। अब इस पर हमारे पॉलिटेक्निक में भी सवाल पूछे गए हैं। मैं बात करूं 2006 की, 2006 की, वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप कर दिया था कि सर यहाँ पर 20 न्यूटन का बल लगा है, यहाँ 20 न्यूटन का बल लगा है, और इनके बीच की दूरी अगर 4 मीटर हो तो बताइए ये घुमाव कैसा होगा और कितना होगा। ठीक है, तो टाउ बराबर कोई भी एक बल यानी कि 20 न्यूटन इनटू इनके बीच की दूरी यानी कि 4, तो 20 चौक का 80। अच्छा, एक आध बार ये भी पूछा है मात्रक क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा बल है न्यूटन, लंबाई किसमें, मीटर, तो ये आएगा न्यूटन मीटर। अब सवाल ये उठता है कि किधर घुमाव पैदा करेगा, तो इधर देखिएगा ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ओवरऑल ये नाचने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए साइन कैसा रहा, पॉजिटिव। यानी कि हम कह सकते हैं 80 न्यूटन मीटर बल लगेगा और किस दिशा में घुमाव पैदा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आ गई हों। अब कुछ खास बातें बताकर हम लोग अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। ठीक है, आइए पहला पॉइंट, अगर आपके पास समदंड हो, ठीक है, समदंड हो और इसमें भार हो, तो इसका भार हमेशा कहां से कार्य करता है, बीचों बीच से। ठीक है, जितनी दूरी यहां से उतनी ही दूरी यहां से। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड काम, अगर बड़ा बल P और Q ऐसे कह दें तो R P के निकट होगा, P के निकट, बड़ा यानी कि परिणामी हमेशा बड़े बल के निकट होता है। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। दूसरी चीज, हम यहाँ पर टेक लगाते हैं जिसे आलंब कहते हैं। टेक को क्या कहते हैं, आलंब। जनरली हम रॉड या डंडे इसी पर ही टिकाते हैं। इसकी एक प्रतिक्रिया होती है जो किधर होती है, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि आप इसे दबाएंगे तो ये दबेगा तो क्रिया हुआ और उसका प्रतिक्रिया क्या हुआ, R, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये अपना भार लगाएगा और ये अपना परिणामी लगाएगा। ठीक है, आइए अब इस पर कुछ सवाल लगाते हैं हम लोग छोटे मोटे। एक मिनट में थोड़ी सी इंक को तरोताजा कर लूं ताकि आपको समझाने में मुझे मजा आए और आपको समझने में मजा आए। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे सवाल आ चुके हैं बोर्ड पर। आप इन्हें पढ़ेंगे और हम एक एक पढ़कर धीरे धीरे इन्हें लगाएंगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, क्या लिखा है, 2 मीटर लंबे समदंड के एक सिरे पर 24 किलोग्राम भार लटकाया गया है, तो वह उस सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित हो जाता है। दंड का भार क्या है, इधर देखिएगा दंड भार ही नहीं है, दंड का भार बोला है। तो हमारे हिसाब से तो भैया ये 2 मीटर का अगर डंडा है, मान लेते हैं अगर ये डंडा कितने का है, 2 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर का अगर ये डंडा है, तो इसका भार कितना कहां से कार्य करेगा। तो मैंने बताया आपको समदंड का भार हमेशा कहां से कार्य करता है, बीचों बीच से, यानी कि यहाँ से 100 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं इधर से और उधर से भी कहीं 100 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका भार अपना निजी कार्य करेगा। ये तो हो जाएगा इसके भार की बात, जिसको हम W भी बोल दे रहे हैं। लेकिन सवाल क्या कहता है, 2 मीटर लंबे समदंड के एक सिरे पर 24 किलोग्राम, इधर हमने क्या लगा दिया, 24 किलोग्राम, यानी कि 24 भार, 24 केजी भार हमने लगा दिया इधर। और कहता है लटकाया गया तो वह सिरे से 20 सेंटीमीटर की, यहां से 20 ही सेंटीमीटर पर संतुलित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं संतुलित हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अब ये बताइए इसका भार कितना है। कितना आसान सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, R। और R के लिए हमें कुछ लेना नहीं, अगर R का कोई मान पूछे तो ये जरूर है ये टेक इन दोनों भारों का वजन सह रहा है, इसलिए इन दोनों का मान जोड़ लेंगे 24 प्लस W, ये आएगा 24 प्लस W के बराबर। पर अगर बात मैं करूं घुमाव की, तो इसे A B इसे O कह सकते हैं, तो O के परितः आघूर्ण, O के परितः आघूर्ण अगर आप निकालना चाहते हैं तो जानू मालूम है संतुलन है, ये किधर घुमा रहा है हमारा, तो जवाब होगा सर एंटी क्लॉकवाइज। तो W इंटू, अब ये दूरी भी देख लें, ये कुल दूरी 100 थी, इधर 20 है, तो इधर बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। भाई 100 में से आप 20 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो W इंटू 80, और इधर देखिए जरा इसका घुमाव किधर है, तो जवाब है सर ये वामावर्त है, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, सॉरी 20 गुणे 24 हो जाएगा। अब ये 20 चौक का 80, 4 से काट दे, 4 छक्के 24, तो W बराबर हो जाएगा 6 किग्रा भार।
ये हमारे छड़ की वेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग कह रहे हैं सर आर का यूज नहीं किया, तो देखिए आर चाहे जहां रखे, चाहे इधर चाहे इधर, अगर हम आर ले भी लें तो इसकी ओ से दूरी तो नाप रहे हैं इधर या इधर, तो इधर आने पर दूरी कम हो रही है, यहां पर क्या होगी, आर के लिए हमेशा दूरी कितनी इस्तेमाल होगी, 0। तो अगर हम टेक से कोई प्रतिक्रिया बल या बल प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आघूर्ण हमेशा कितना आता है, 0 प्राप्त होता है। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान दें। अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है, 2 मीटर लंबा एक डंडा है, 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है। एक बार फिर से हमारे पास 2 मीटर लंबा डंडा है, ठीक है, और उसका भार कितना है, 40 किलोग्राम है। तो 40 कहां से काम करेगा, इधर देखिएगा जरा, अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये 40 किलोग्राम का है, तो ये यहां से और यहां से ये दूरी 100 सेंटीमीटर, यहां भी 100, बीचों बीच से इसका भार अपना काम करेगा। कितना है ये, तो जवाब है सर 40 किलोग्राम भार है। ठीक है, वह 40 सेंटीमीटर दूर स्थित खूंटियों पर रखा है। 2 खूंटी ली गई जो आपस में कितनी दूरी पर बैठी हुई हैं, तो जवाब है सर ये दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है उसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लगा है। इसके एक सिरे पर हमने क्या किया, 10 किलोग्राम का भार लगा दिया। ठीक है, अब इस भार के लगाते ही इसने क्या कहा कि दूसरा ये क्षण उलट जाने को है, मतलब ज्यों इधर लगाओगे, देखो भार इधर होगा तो ये क्या करेगा, हल्का सा उड़ जाएगा, यानी कि इससे संपर्क हमारा इस खूंटी से टूट जाएगा, ये ऊपर उड़ जाएगा, मतलब इस खूंटी का कोई रोल हमारे लिए रह नहीं जाएगा। अब मामला ये है कि सर जब ये ऐसा हो जाएगा तो इस स्थिति में फिर पूछ रहा हमसे कि केंद्र से खूंटी की दूरी क्या होगी। केंद्र से, ये केंद्र रहा आपका, से इस खूंटी की दूरी, इस वाले खूंटी की दूरी यानी कि x क्या होगा। तो देखिए कितना आसान सवाल है मित्रों, ये x अगर है, ये पूरा कितना मेरे पास है 100 पड़ा हुआ है, तो इधर बचा हुआ कितना हो जाएगा 100 माइनस x। फिर से देखें, ये पूरा 100 है, x निकाल देने पर इधर क्या बचेगा, 100 माइनस x बचेगा। अब इजीली हम सवाल लगा सकते हैं, जवाब होगा सर ये वाला हमारा इधर घुमाएगा और ये वाला इधर घुमाएगा, तो ये दक्षिणावर्त, ये वामावर्त, और यहां पर जो प्रतिक्रिया मिल रही r वो 100 धन 40 जोड़ देने, सॉरी 10 धन 40 जोड़ देने पर 50 kg भार, यानी कि अगर कोई पूछे इस खूंटी पर प्रतिक्रिया कितनी लग रही है, तो आंसर होगा हमारा 50 किलोग्राम भार होगा। अब चलिए जरा यहाँ पर इसे O बोल दें, इसे A बोल दें, इसे B, तो O के परितः आघूर्ण, आसान काम है, देखिएगा O के परितः आघूर्ण कहेंगे सर ये इधर ला रहा है 40 गुणे OB, और उधर देख लीजिए सर जी 10 गुणे OA, 10 गुणे OA। OB का मान कितना हमारे पास x है, OA का मान कितना है, तो जवाब है सर 100 माइनस x है, तो ये 40x बराबर हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 10x, 10 इधर आएगा 50x हो जाएगा और बराबर 1000। फिर काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। इतना यही निकालना था, सीधे इसको x मैंने माना ही था, तो सीधे आंसर क्या हुआ, ये 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है कि 2 व्यक्ति 4 मीटर लंबे डंडे से 100 किलोग्राम का भार उठाकर ले जा रहे हैं। यदि भार पहले सिरे वाले आदमी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दोनों कितना उठा रहे, जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरे सिरे पर है, तथा यहां पर एक बात और है, दंड भारहीन है। दंड भारहीन है मतलब दंड का कोई भार नहीं है, संशय हुआ। ठीक है, तो देखिएगा जरा 2 आदमी है, ठीक, इमेजिन करिएगा, ये इस तरीके से डायग्राम बना लिया, इनके सिर के नीचे, इनके सिर के नीचे हमने लगा दिया डंडा, और इस पहले आदमी से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक भार लटका दिया जिसका वेट कितना है 100 किलोग्राम भार। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों पर वेट कितना पड़ेगा, तो ठीक है भैया भारहीन है, नहीं तो इसका भी भार लिया जाता। ठीक है, भारहीन है नहीं तो इसका भी भार हम लोग लेते, लेकिन डंडे का भार कुछ है नहीं, तो ये 30 है, और ये कुल डंडा हमारा कितना मीटर लिखा हुआ है 4 मीटर। ये कितना है 4 मीटर लंबा डंडा है, यानी कि 4 मीटर का मतलब 400, ठीक है, बल्कि इसको 40 कर दीजिएगा, 40 कर दीजिएगा, यहाँ पर कहाँ गया आपका 40 सेंटीमीटर, ये 4 मीटर उठाकर आदमी दूसरे से 40 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, तो यहाँ 40 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 400, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब ये दूरी कितनी बची, तो कहेंगे सर जी 400 में से 40 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 360 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब जरा ध्यान दें, जब इस पर हम भार ऐसे रखेंगे तो ये दोनों भार, ये जो भार है 100 किलोग्राम, दोनों के सिरों को दबाएगा और सिर फिर ये अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इधर हम लिख सकते हैं R1, इधर क्या लिख सकते हैं R2। तो हमारा पहला संबंध ये बना कि दो बल ऊपर एक बल नीचे संतुलन की अवस्था होने के नाते R1 और R2 का जोड़ क्या हो जाएगा, 100 के बराबर। और दूसरा संबंध क्या होगा, कहेंगे सर जी इसको O बोलिए, इसे A बोलिए, इसे B बोलिए। अब बताइए इस O के परित आघूर्ण लेने का मजा क्या है, ये आपका किधर है, एंटी क्लॉक, ठीक है, और ये क्या है, क्लॉक, मानी कि ये वामावर्त, ये दक्षिणावर्त, दोनों बराबर होने चाहिए। तो बोलिए जरा क्या लिख देंगे, कहेंगे सर जी R2 इंटू क्या हो जाएगा 360, और उधर हो जाएगा आपका R1 इंटू 40, ठीक है। तो 4 9 36, यहां से हमें मिल गया संबंध R1 बराबर 9R2। अब यही R1 का यही मान यहां रख दे, तो बताइए जरा R1 के जगह 9R2 और बगल में R2 बराबर 100 है, तो हम कह सकते हैं 10R2 बराबर 100। अब ये जीरो कट जाएगा, R2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 किलोग्राम भार। अब कोई R1 निकालना चाहता है तो सीधे कह सकता है कि सर 2 से R1 बराबर 9R2 और इसलिए 10 गुणे या सॉरी 9 गुणे 10, बाकी शेष भार तो दूसरा ही उठाएगा ना, तो 90 किलोग्राम भार। एक 10 किलोग्राम भार उठाएगा, दूसरा 90 किलोग्राम भार उठाएगा। तो उम्मीद करते हैं आराम से सवाल समझ में आया होगा। अब अगले 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो और भी ज्यादा आपको मजा देने वाले हैं। अगले 3 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं मित्रों। 5 मीटर लंबा तख्ता 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 45 तथा 15 किलोग्राम के दो बालक तख्तों के सिरों पर बैठे हैं। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की का जायजा लेते हैं। एक तख्ता इस तरीके से, कितना लंबा है ये, 5 मीटर लंबा है, यानी कि 500 सेंटीमीटर लंबा है ना। अब इसके दोनों सिरों पर, इधर पर 45 किलोग्राम भार और दूसरे सिरे पर हमारा 15 किलोग्राम का बालक बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई 500 है, बैठा है, और 20 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूर बैठना चाहिए। तो मध्य इसका अगर हम लेते हैं तो समझ में आएगा सर जी ये 250 हो जाएगा, आधा आधा, 500 का आधा 250, इधर भी कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक। कहता है इस मध्य से तीसरे लड़के को जिसका भार 20 किलोग्राम है कहां बैठना चाहिए कि ये तख्ता बिल्कुल संतुलित रहे। तो यहां से कुछ दूरी पर बैठना है, कितनी दूरी पर मालूम नहीं, एक्स मान लिया, यहाँ पर 20 किलोग्राम वाले को बैठा देना है ना, 45 वाले को 20 किलोग्राम वाले को यहाँ बैठा देना है, ठीक है। अब कह रहा है संतुलित चाहिए 20 से, बिल्कुल बीच से दूरी निकालना है, इसलिए इसी पर हम अपना टेक मान लेते हैं। और आप जानते हैं ये सभी भार नीचे हैं तो इस पर प्रतिक्रिया किधर लगेगी, ऊपर, और उस R का मान सभी का योग होगा, यानी कि 45 धन 20 धन 15, यानी कि 60 20 80 किलोग्राम भार ये टेक सह रहा होगा। अगर इससे कमजोर होगा तो पूरा भरभरा कर तख्ता टूटकर नीचे आ जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, इसे O बोल दे, इसे A बोल दे, इसे B बोल दे, इसे C। तो देखिए O के परित अगर आघूर्ण लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त, ये भी दक्षिणावर्त, और ये वाला वामावर्त। तो इधर वाला उधर वालों को संभालेगा। तो बोलिए कितनी कितनी दूरी है, 45 गुणे 250 इधर हो जाएगा, और उधर वाला देखिए कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 20 गुणे x हो जाएगा, और फिर प्लस लगाकर यहां पर आपका हो जाएगा 250 गुणे 15, 15 की दूरी यहां से 250 है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना, बस काम आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको इधर लाइए, इधर 20x है आपका, 250 आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 45 माइनस 15 हो जाएगा, एक जीरो जीरो से काट दीजिए, x बराबर हमारा x बराबर आ जाएगा 25 गुणे 15, 45 में से 15 गया 30, नीचे 2 लगाइए काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 दहा में सॉरी 15 बार में कट जाएगा आपका, और x बराबर हमारा रहा 25 गुणे 15, यानी कि आ जाएगा 250 प्लस 25 25 125, यानी कि 375 सेंटीमीटर। अब ये बताइए क्या संभव है, इधर 250 यानी कि ये x हमारा जो होगा वो यहाँ कहीं बढ़ाकर यहाँ कहीं आएगा। तो कहेंगे सर जी जैसा सवाल है उस हिसाब से इस भार से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उसको हमको बैठाना भी बच्चे को तो 375, यहां से 375 सेंटीमीटर आप दूर जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका जो तख्ता है वो तो 5 ही मीटर का था, यानी कि इधर 250 ही जाने की छूट थी, आप हवा में थोड़े बैठेंगे, यानी कि यह प्रयोजन यानी कि इसका संतुलन होने की संभावना इस तख्ते के साथ नहीं है। हाँ तख्ते की लंबाई और बड़ी होती सर तो गुंजाइश हो सकती थी, पर तरीका मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया हो। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है पांचवा हमारा,
2 मीटर लंबा छड़ ए बी सिरे ए से, ठीक है, 2 मीटर लंबा यानी कि 200 सेंटीमीटर हम पहले लिख लें इसको, ठीक है, ये हमारे पास है। अब कहता है 2 मीटर लंबा छड़ ए बी सिरे से सॉरी क्षण ए बी सिरे ए से 120 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लें ये है तो यहां से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर ये संतुलित हो जाता है यहाँ पर। तो उधर कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 200 है, 120 निकाल देंगे तो 80 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा सिरा बी। दोनों पर कोई ना कोई भार लगा होगा मित्रों, तभी तो यहाँ संभालने की बात हो रही है। तो यहाँ W1 और W2। फिर कहता है तथा उसी सिरे ए पर 100 ग्राम का भार रख देने पर क्षण के केंद्र पर यह संतुलित हो जाएगा। अब अगर कहता है कि आप एक काम कर लें छोटा सा, कि अगर आप चाहते हैं कि बीचों बीच संतुलित हो जाए, मतलब बीचों बीच का मतलब 200 का था 200 का डंडा था, तो 100 यहां से और 100 यहां से, तभी तो बीचों बीच संतुलित होगा। तो ये बीचों बीच संतुलित हो जाएगा तब जब आप ए पर 100 ग्राम और बढ़ा लें, यानी कि W1 में 100 ग्राम और जोड़ लें, ठीक है। उधर देखिएगा आपका W2 वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बीचों बीच से संतुलित हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है छड़ का भार कितना है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे छड़ का भार कितना है, ठीक है। इसका मतलब छड़ का भी अपना एक भार होगा, ठीक है। यहां पर अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि छड़ का भार कितना है, ये पूछा गया हमसे, तो ऑब्वियस है छड़ का भी भार होगा। अब उस छड़ के भार को जानने के लिए कितना इस छड़ का भार रखा जाए कि संतुलन में हो, तो जवाब होगा इन सभी का योग होगा, तभी वो सबको संभाल पाएगा। यानी कि W1 + 100 और W2 का 100 होगा, तभी वो बीचों बीच से, देखिए बीचों बीच से उसका अपना ही भार तो कार्य करता है। तो W कितना होगा, W1 + 100 + W2, यहां से निकल जाएगा। अब ये भार लेते भी तो इसके लिए आपका आघूर्ण क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहीं से पास आउट करेगा, हम यहीं से लेंगे अपना लाइन, है ना। तो चलिए ऊपर चलते हैं, पहले यहां नाम दे देते हैं नया P, कहेंगे सर W1 × 120। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको ये कैसा है, वामावर्त, ये कैसा है, दक्षिणावर्त। तो W2 × 80। अब 20 चौक का 80 और 20 छक्के 120, फिर 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो W1 कहा जा सकता है 2W2/3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगले वाले केस में आते हैं। O के परितः, वहां P के परितः था आघूर्ण आपका। अब की बार क्या करना है, नीचे वाले डायग्राम में, तो कहेंगे सर जी O के परितः ले लीजिए। तो O के परितः लेने पर हमारा क्या हो जाएगा कहानी, कहेंगे सर W1 धन 100 गुणे 100, और उधर क्या हो जाएगा हमारा W2 गुणे 100। अगर कोई बहुत तकलीफ में हो W के लिए, तो W के लिए याद कर लीजिए, W के लिए यहां से 0 है, W 0 से सॉरी O से 0, O से W की दूरी कितनी होगी, 0, तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो ये कट गया। यानी कि यहां में रिलेशन मिल गया कि W2 बराबर W1 + 100। अब यहाँ पर हम मान रख लें, तो W2 से तो कोई शिकायत नहीं है, W1 का मान हमारे पास है, वो उठाकर रख दें, 2W2/3 + 100। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये इधर और ये इधर जाएगा, तो आपका 3W2 में से 2W2 गया तो W2, ये 300 आ गया। तो W2 बराबर कितना, 300 ग्राम। और W1 निकालना है, तो W1 1 से क्या हो जाएगा आपका 2W2/2, यहाँ 2/3 इंटू W2 का मतलब 300, नीचे 3 लगाए, कटने पर कितना आ जाएगा 100, तो ये हो गया आपका 200 ग्राम, ठीक है। ये 200 ग्राम, ये 300 ग्राम। हमारे छड़ का भार कितना, तो जवाब है सर W बराबर कितना हो जाएगा, W1 + 100 + W2, यानी कि 200 + 100 + 300, 3 2 5 1 600 ग्राम का ये भार झेल सकता है, ठीक है। तो छड़ को कम से कम हमारा जो दंड है वो 600 ग्राम का होना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ, सवाल संख्या 6। यहाँ एक हमको डायग्राम दिया है और ये पूछ रहा है कि बी पर प्रतिक्रिया कितनी होगी। आइए देखते हैं। एक डायग्राम हमारे पास ए है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, मतलब ऐसे कह सकते हैं R1 ए है हमारे पास। एक हमारे पास सिरा है बी है, यहां से भी प्रतिक्रिया किधर लग रही है, ऊपर की तरफ, R2 कह सकते हैं। दो अन्य और भी हमारे पास नीचे की तरफ लग रहे हैं बल, ठीक है, और इनका मान भी हमारे पास है 1T और 4T, ठीक है। इनके बीच की परस्पर दूरी 1 मीटर, 1 मीटर, ये 1T, ये 4T, ये आपकी 1 मीटर, यहाँ भी
और यहाँ भी 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए इतने देर से आप समझ रहे हैं सारी बातें। ये दो नीचे आ रहे हैं और ये दो किधर लग रहे हैं, ऊपर। तो हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 का जो मान है 1 प्लस 4 होगा, 1t प्लस 4t, जिसको आप 5t कह सकते हैं। t का मतलब तनाव से है, केवल टेंशन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें b के लिए निकालना है तो हम a के परिता आघूर्ण लेंगे। क्यों b के परिता नहीं, क्योंकि b लेंगे तो R2 इंटू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर b के परिता लेंगे तो R2 के लिए 0, मुझे R2 0 नहीं लेना है। R2 अगर 0 हो गया तो मैं फिर निकाल नहीं पाऊंगा। R2 की दूरी 0 हुई तो R2 उसमें गायब हो जाएगा, इसलिए किसके परिता लिया गया, A के परिता। अब जरा बताइए A के परिता आघूर्ण लेने पर क्या, अगर ये संतुलित है तो सभी का योग कितना आएगा, 0। देखिए मैंने यहीं पर रख लिया, सभी बल आघूर्णों का योग 0। यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा, R1 इंटू 0। फिर क्या है सर जी, 1m है और कितनी दूरी पर है, 1, और ये किधर घुमाव दे रहा है, तो कहेंगे सर जी नीचे की तरफ, यानी कि माइनस साइन के साथ हो जाएगा 1 इंटू 1। फिर देखिए ये भी नीचे की तरफ घुमाव दे रहा है, ये भी हो जाएगा आपका, यहां से दूरी इसकी 2 मीटर, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 4। और लास्ट में आपका जो है अंतिम जो है, ये किधर दे रहा है घुमाव, तो जवाब होगा सर ये किधर दे रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि वामावर्त। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा R2 इंटू, अब इसकी दूरी यहां से कितनी है 3 मीटर, टोटल 0 कितना आ जाएगा, अगर ये संतुलित है तो 0 आ जाना चाहिए। 4 दूना 8 1 9, -9 आएगा, -9 उधर जाकर +9 हो जाएगा, तो R2 इंटू 3 बराबर 9, 3 त्रिक का 9। आंसर आ गया सर 3t के बराबर यहाँ पर लगेगा तनाव बल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हों। एक अंतिम सवाल लगाएंगे, थोड़ा सा हमारा दिमाग कम लगाना है, काम ज्यादा करना है, काफी पॉपुलर सवाल है, वो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से संबंधित। इसके बाद हम उत्तोलक के प्रकार पढ़ेंगे। ये जो सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, ये काफी लोगों को बहुत डिस्टरबेंस करता है, और ये हमारा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक 3 मीटर लंबी वर्गाकार धरन है जो सिरों पर शुद्ध लांबित है, पर सोपान के मध्य में एक भार रखा है। ठीक है, धरन की गहराई व्यंजक इतना है, जो कुछ लिखा हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जहां m, इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी से हमारा आराम से निकल जाएगा। धरन की गहराई व्यंजक हमारा 0.012 m के पावर 1/3 जहां ज्ञात की जा सकती है, जहां m सोपान के मध्य बल आघूर्ण है। मध्य बल आघूर्ण है, यदि धरन की अनुप्रस्थ काट 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर तक सीमित हो, तो वह भार जो धरन को वहन कर सकती है। एक बार और इसको रीड कर ले मित्रों, सामने से हट जाता हूं, एक बार और आप इसको रीड कर ले खूब अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। अब ध्यान से पढ़िएगा, मैंने जो अंडरलाइन करना था वो कर दिया। लिखा 3 मीटर लंबी एक वर्गाकार धरन है। ठीक है, इस तरीके से एक धरन है, उसका शेप वर्गाकार है यहाँ पर सिरों पर। ठीक है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसके बीच से एक भार W लगा हुआ है। ठीक है, कुल भार क्या लगा हुआ है, W लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो टेके होंगी या जो भी टेक होगा, वो क्या कहेगा कि भैया चलो हम देख लेते हैं कितना कितना प्रतिक्रिया बल हमारा लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका L/2, और ये भी क्या हो जाएगा L/2। तो अब अगर कोई पूछे कि यहाँ पर m सोपान के मध्य बल आघूर्ण है, मध्य बल आघूर्ण है, तो इसका मतलब टाउ बराबर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। मध्य बल आघूर्ण है, चाहे इधर से देख ले और चाहे इधर से देख ले, तो क्या हो जाएगा सर, कहेंगे सर जी W गुणे L/2 है। ठीक है, m सोपान के मध्य बल आघूर्ण, इसको आप टाउ बोलते थे, उसी को ये क्या बोल रहा है, m बोल रहा है। तो m बराबर W इंटू L/2 है, लेकिन यहाँ L का मान दिया हुआ है कि लंबाई धरन की 3 मीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, एक गलती और हो रही है, यहाँ पर ये W है तो इन दोनों पर भी भार लगेगा, बीचों बीच से है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1 मिनट, ये आपका दोनों पर बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया R1 भी W/2 और R2 भी कितनी हो जाएगी, W/2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि m सोपान के मध्य बल आघूर्ण है, मध्य बल आघूर्ण है, इसी के परिता हमको आघूर्ण लेना है, तो चाहे आप इधर वाला लीजिए चाहे उधर वाला लीजिए। अब देखिए ये कितना है, कहेंगे W/2, दूरी कितनी, L/2, उधर से देखेंगे तो कहेंगे W/2, दूरी कितनी, L/2। तो इसलिए हम यहाँ पर m बराबर क्या लिख सकते हैं, सोपान के मध्य बल आघूर्ण, मध्य बल आघूर्ण। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा सर W/2 वेट हो गया इंटू L/2, और यहाँ पर आप ध्यान दें अगर, तो W/4 और लंबाई L आपके पास ऑलरेडी सवाल में है 3 के बराबर, तो 3W/4। अब आगे कुछ रिलेशन दिया है, धरन की गहराई व्यंजक,
इस तरीके से दिया हुआ आपको कितने के बराबर 0.012 m के पावर 1/3। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर कर आप बड़े ही आराम से सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये गहराई व्यंजक आपका d है। ठीक है, तो d बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी ये d हमारा है गहराई व्यंजक। अब यहां से क्यूब हटा दे सर, तो इधर आ जाएगा d क्यूब बराबर 0.012 m के पावर 1 आ जाएगा। फिर कहेंगे सर जी d क्यूब क्या हुआ है, तो इधर देखिए जरा, गहराई व्यंजक 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 होगा, यानी कि क्यूबिकल शेप होगा ना, ये वर्गाकार बोल रहे, लेकिन शेप डंडे का कैसा होगा, क्यूबिकल होगा। तो यहाँ 9 का क्या हो जाएगा क्यूब, इधर 0.012 m के जगह हमें कितना रख लेना है, तो जवाब है सर 3/4w। अब आप आराम से इन सभी को नीचे भेजकर w का मान निकाल सकते हैं। तो ये रहा है इसका हिसाब किताब, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं मित्रों, यहाँ देख सकते हैं 4 तियां क्या आएगा 12, ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि 0.009। अब इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पर आप 0 बढ़ा ले, 1 9 से 9 की छुट्टी करे, 9 9 81, 100 आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना मात्रक पर मेरे भाई, ये आपका जो भी आएगा वो किस में आएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो W बराबर 8100 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगे, आपकी प्यारी कमेंट्स मिले, वीडियो की क्वालिटी भी हम लोगों ने काफी सुधारने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करेंगे वो भी आपको काफी पसंद आएगा और आपकी अच्छी कमेंट्स हम तक पहुंचेगी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो अभी तक हमें देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में उत्तोलक के प्रकार। धन्यवाद।